हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि 7 डेज जो नीट एग्जाम है, बड़े की इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल में, जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बच्चों। बट इस एग्जाम की जो 7 डे जो बच्चे क्या करते हैं ना, जो पहली बार देते हैं तो उनकी तो बात कुछ अलग होती है, लेकिन जो सेकेंड टाइम ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो एक साल जो है अपनी पूरी लेकिन लाइफ का जो है ना एक बड़े क्रुशियल टाइम में, एक साल से अभी ड्रॉप लेके तैयारी करें, उनके बारे में थोड़ा सोचो। वो बोर्ड के बाद फिर से एक साल इसके लिए डिवोट करते हैं, बड़े क्या है ना, बड़े याद की बात होती है, इसको हम कहते हैं। बच्चे देखो, जब पूरी साल भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आखिर के टाइम में क्या होता है ना, कुछ बच्चे पेशेंस लूज कर देते हैं। क्या होगा, एक डर उनके मन में आ जाता है। बच्चे देखो, डरने से कोई काम होता तो ही नहीं। अगर मैं डरूं तो क्या होगा, उससे कोई सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है। बट मैं आज केमिस्ट्री वाला, जो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में नहीं, बट बाकी जो बॉटनी है, जूलॉजी, फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस 7 डेज के अंदर। और एग्जाम के तौर पे, एग्जाम के टाइम में जो 3 आवर्स की जो एग्जाम है, वहां पे आपको किस टाइप की परफॉर्मेंस, जो मेरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे बच्चे प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे आपको बाहर निकल करके आना है, ये आपको कोई नहीं बताता है। हर कोई कोचिंग सोचता है कि फिर से इस बार ड्रॉप कर ले, अगले साल फिर से बच्चा हमारे पास एनरोल हो जाए। या कोई टीचर जो कुछ होते हैं वो क्या करते हैं ना, इस बार फिर से ड्रॉप कर ले, है कि नहीं, अगले साल फिर से एक साल मेरे पास से बच्चा आ जाएगा। लेकिन जो पेरेंट होता है बच्चे, और जो बच्चा खुद मेहनत करता होता है एक साल से, उसकी दिल में क्या बीत रहा होगा। पेरेंट का जो पेशेंस है, वो क्या करता है कि लिमिट को क्रॉस कर रहा होता है। क्या होगा एग्जाम के दिन, कैसे जाएगा एग्जाम में बच्चे। तो ये वीडियो आप जरूर देखना है, क्योंकि मैं कुछ टिप्स इसमें बताऊंगा जो आपको क्या करना है अपने जीवन में और एग्जाम के टाइम इसको लागू करना है। बच्चे देखो, सबसे पहली बात, जो 7 दिन बचा है नीट के एग्जाम की है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए। पहला बात देखो, आपको क्या करना है, एक रूटीन बना लेना चाहिए। अगर आप पहले से नहीं बनाए, कोई टाइम टेबल है कि किस टाइम सोना है, किस टाइम पढ़ना है और किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं, क्लियर। टाइम टेबल का मतलब सोने का, खाने का और पढ़ने का टाइम को अभी के कुछ दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसको देखते हुए ना, एग्जाम की, एग्जाम टाइम को। पता लगा आप जिस टाइम एग्जाम, उस टाइम आप घर में सो रहे हो, तो अगर 2 बजे आपकी शिफ्ट है 2 to 5 है, तो उस कंडीशन में अगर 2 से 5 आप घर में एवरीडे सो रहे हो, और जरूर उस दिन एग्जाम का दिन क्या होगा ना, आप कभी भी जग करके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अभी से यह हैबिट बना लेना चाहिए कि क्या है ना, वो जो अगर एग्जाम का टाइम आपका 2 PM to 5 मान लिया, 3 to 6 जो भी होगा, तो आप उस टाइम में जरूर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। एवरीडे 5 या 6 डे जो आपके हाथ में बचा है, एवरी डे 1 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट 2-3 तो कर लीजिए। कितने दिन के लिए, 6 डेज, 5-7 डेज अगर बचा है तो 6 डेज में एटलीस्ट आप 5 पेपर सॉल्व कीजिए। ना कब सॉल्व कीजिए, ना जिस टाइम आपका एग्जाम का शेड्यूल है, क्लियर। अब सेकेंड बात मैं बताना जा रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड थिंग बच्चे क्या होती है ना, अब बहुत सारे सिलेबस हो जाता है हमारे पास, लेकिन अगर सबसे पहले बात करूं कि बायो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बायो में क्या कितनी होती है ना, 360 मार्क हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट है, तो बॉटनी और जूलॉजी है। तो बायो को आप क्या करें ना, थोड़ा सा एंड की तरफ रिवाइज करें, एंड लास्ट 2 डेज
ये 3 डेज आप ले सकते हैं क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। लास्ट 2-3 डेज क्या है ना, आप बायो को लेके चलिए कि डिटेल आपको, लेकिन आपने डिटेल में पढ़े हुए होंगे, बट जो हाईलाइटेड किए होंगे कि इस पेज में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपको पता होगा कि भाई इस पेज में एनसीईआरटी की जो भी ये आपकी नोट है, तो इन दोनों में से आप देख लीजिए हाईलाइटेड चीज आपने अगर पहले से कर रखा है तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप सारे चैप्टर को गन थ्रू होना पड़ता है एग्जाम के बिफोर टाइम में। नहीं तो एग्जाम में पता लगा डाउट क्लियर हो, लेकिन हमारे दिमाग में डाउट आ जाता है, अरे आंसर जो देता है एमसीक्यू में ABCD सपोज, तो उसमें लेकिन कुछ ना कुछ एक दो आंसर ऐसे होते हैं सिमिलर जैसा लगता है, तो उसी में बच्चा गलत कर देता है जो कि नेगेटिव मार्किंग आ जाता है। तो इसलिए लास्ट की तरफ जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या होता है ना, हमारा तुरंत हमने पढ़ के गए और एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। सपोज एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि आप ले लो प्यूरिन या पिरिमिडिन बारे में, लेकिन बेस का कंपैरिजन जो करते हैं तो कौन सी बॉन्ड होती है, H बॉन्ड होता है या और कोई बॉन्ड होती है, के बीच में गैप कितनी होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो इस टाइप से जो थ्योरेटिकल चीज होती है वो रिसेंटली अगर आप पढ़ के जाओगे तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले, तो ये अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि बच गया कौन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या करना है, ये भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों होती है। तो लास्ट जो है 3 डेज अगर ये नहीं, 4th जो डे है 3 डेज से पहले वाला डे, अगर मैं 7th डे अभी करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 डे, तो ये 7th डे में तो ऑल रिवीजन, लास्ट जो दिन है लेकिन तो वो सारे रिवीजन करना है। और ये जो 2 दिन आप ले सकते हो, 3 दिन बायो के लिए और 2 दिन ले सकते हो, 2 दिन आप केमिस्ट्री के लिए ले सकते हो और 2 दिन अभी फिजिक्स के। सबसे पहले अभी आपको फिजिक्स का ही देखना है। इनिशियली पहला 2 दिन अगर 7 दिन में से देखें तो आप फिजिक्स का ही फॉर्मूला सारे रिवाइज करनी है। आपको हर एक फॉर्मूला की क्या करना है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ताकि आपको थोड़ा सा, लेकिन अगर हर फॉर्मूला की अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको पेपर सॉल्व करने के टाइम पता लग गया होगा कि इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आ रहा है, समझ पाए। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये जो लेकिन 2 दिन आप फिजिक्स को दीजिए, ये 2 दिन आप केमिस्ट्री को दीजिए, ये 2 दिन आप बायो को दीजिए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो आपको क्या करना है ना, फार्मूला देख लेना, जो थोड़ा डिफिकल्ट फार्मूला आपको लगता है इसका एक आधा क्वेश्चन लगा लेना है, बाकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। लास्ट का जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो 7 डेज में कभी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन मत कीजिए, खाली बैठ के फिजिक्स का ही पढ़े जा रहे, खाली केमिस्ट्री पढ़े जा रहे, खाली बायो पढ़े जा रहे, उसी की क्वेश्चन अलग अलग करके सॉल्व करें तो इट इज मीनिंगलेस हो जाएगा कि आपके पास टाइम कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, सारा थ्योरी को रिवाइज कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन और क्वेश्चन पेपर जो सारे तीनों सब्जेक्ट के जो कंबाइंड क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि कितने टाइम में कितने है कि नहीं क्वेश्चन आप कर पा रहे, कितने गलत हो रहा है, इस सारे चीज का एक एस्टिमेट ले लीजिए। क्लियर। ये सारे जो क्वेश्चन को सॉल्व एटलीस्ट 3 पेपर तो आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन नहीं आप कुछ बच्चे तो 3 के साथ या साथ 14 पेपर भी सॉल्व कर देते जो अच्छे से पढ़ रखे पहले से। बट मैं जो बिल्कुल एक थोड़ा सा मीडियम पेस बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने क्या किया ना, मीडियम लेवल की मेहनत की, लास्ट टाइम में क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर दीजिए। आपकी जो टाइमिंग के हिसाब से आप जरूर घर में पेपर सॉल्व कीजिए। अब बात आता है कि एग्जाम डे बिफोर नाइट का सिचुएशन क्या होगी ना। एग्जाम डे बिफोर नाइट में अच्छे से स्लीप लीजिए, मैं नहीं हर कोई बताता है, क्योंकि जब हम सोएंगे नहीं तो हमारा जो दिमाग है वो काम प्रॉपरली नहीं करता है। तो कम से कम 7 घंटे का नींद तो आपको लेना है। और एग्जाम हॉल जो है वहाँ पे आपको बिफोर टाइम पहुंचे, लंबी लाइन होती है वहां पर, और चेकिंग होता है, ड्रेस कोड टाइप की होती है, आपका पाउच में क्या लेके जाना है, ये सारा चीज एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग वो चेक कर लीजिए।
क्लियर। अब बात है कि एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है ना, कुछ कुछ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर इन द सेंस कि आपको 3 आवर्स मिलता है और इस 3 आवर्स में बच्चे देखो क्या होता है, आपको तीनों सब्जेक्ट होती है ना, बायो है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। तो बच्चे इसमें 90 क्वेश्चन होती है और इसमें 45 क्वेश्चन है, इसमें भी 45 क्वेश्चन। पर बायो कोई न्यूमेरिक ही नहीं है बच्चे आपको, लेकिन चाहे न्यूमेरिक हो या ना हो, आपको 1 आवर में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा टाइम खिंच जाता है आगे को, या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बायो में आ जाता है और जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, टेंशन में आ जाता है। बायो का अगर 20 क्वेश्चन नहीं हुआ है तो टेंशन में आ जाता है। उस टेंशन का जो इफेक्ट है आपको केमिस्ट्री में दिखाएगा। अगर ये 1 आवर की जगह 1 आवर 15 मिनट बच्चे लग जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, यहाँ आपको 45 मिनट बच जाएगा, जो कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जल्दी के प्रेशर में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जो आपको केमिस्ट्री अच्छे से आता था वो भी गड़बड़ हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 1 आवर 5 मिनट तक या हार्डली 10 मिनट, अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप बायो छोड़ दीजिए वहीं पे। लेकिन जब लास्ट की फिजिक्स के बाद अगर टाइम मिलता है तब देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है हमें ना वो एक ही बार में आ जाता है या 2 बार सेकंड टाइम रिवीजन में आ जाता है। अगर उसके बाद नहीं आ रहे या समझ में नहीं आ रहे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि 100% चांस है क्वेश्चन गलत हो सकता है। समझ पा रहे? अब कोशिश कीजिए कि फिजिक्स में अच्छा खासा टाइम देने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दोनों को करते करते फिजिक्स में आते लेकिन 30-35 मिनट बचा होता है। वैसे फिजिक्स क्या होता है, न्यूमेरिक होती है। समझ पा रहे? जब फिजिक्स न्यूमेरिक होता है तो वहां बच्चा क्या करता है, दिमाग एकदम हड़बड़ा रहता है, स्पीड में काम करने शुरू करता है और कैलकुलेशन होती है, सारा नेगेटिव में ना चला जाए। इसीलिए ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। वहां अगर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको सारे के सारे क्वेश्चन आ रहा होगा, हो सकता है उसको 2 या 5 क्वेश्चन में डाउट ही हो रहा होगा। इसलिए आपके साथ कोई नई बात नहीं है कि आप कुछ ज्यादा बड़ा गलती कर रहे हो, लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, कूल माइंड के साथ जो भी क्वेश्चन है आपको 3 घंटे तक आपको पेस बना के रखना है। माइंड को कभी भी प्रेशर में नहीं लाना है, फियर में नहीं लाना है। तब आप क्या करोगे ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वो सही तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे। तब याद करोगी केमिस्ट्री वालों को, एक ने डॉक्टर प्रदीप जैना को कि साहब ने सही बताए थे। इसलिए बच्चे डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया है, तो इसलिए डरना नहीं। आप कुछ भी नहीं, आप तो मेहनत किए हो बच्चे, आप तो कम से कम कई बार एनसीईआरटी हो या आपकी नोट्स हो या कई और कोचिंग का पैकेज पढ़े हुए हो, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। डरते वो बच्चे जो जिंदगी में जिसकी कुछ आशा नहीं होता है। तो इसलिए बी पॉजिटिव, लाइफ में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है। तो इसीलिए बच्चे ध्यान रखिए, आएगी ना थोड़े से जो 7 डेज है उसको सही तरीके से, और कहीं बाहर मत निकलिए अभी, क्योंकि कोई चोट लग सकता है, कुछ हो सकता है। ज्यादा मोबाइल की इंटरेक्शन में मत रहिए कि कोई मैसेज कर देगा तो उससे कुछ नहीं हो सकता है, या कोई कुछ भी आ सकता है। गोली किधर से भी लग सकता है, बच्चों दोस्त से लग सकता है, मोबाइल के थ्रू भी लग सकता है। आप कमरा बंद कीजिए, रेस्ट कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए और सही तरीके से एग्जाम को दे करके आइए। उसके बाद आपका क्या है ना, सक्सेस आपके इंतजार में रहेगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। आप लोग का प्यार मेरे लिए बहुत है। थैंक यू।